हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सबका उत्कृष्ट का सददिलही पर स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में हमारे इस चैनल पर क्लासेस नहीं चल रही थी। उसका कुछ कारण था, एक महत्वपूर्ण कारण था जिसकी वजह से सारी क्लासेस बंद थी। लेकिन आज से इस चैनल पर पुनः क्लासेस मिलेगी और आज की क्लासें मैं नहीं लेने वाला हूं, बल्कि हमारे मयंक सर जो कि इथिक्स और ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, और हमारे आलम सर हैं, फिरोज आलम सर, ये आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। हमें उम्मीद है कि इन दोनों हमारे जो टीचर्स हैं, इनको कई वर्षों से शिक्षण कार्य में विशेष अनुभव है और उस अनुभव का आप सबको फायदा मिलेगा। तो आज पहली क्लास मयंक सर लेंगे और क्लास का क्या माइंड मैप होगा यह मयंक सर ही बताएंगे। तो हमें उम्मीद है कि यह क्लास आपके लिए फायदेमंद होगी। धन्यवाद। धन्यवाद सर, उत्कृष्ट क्लासेस के इस प्रोग्राम में हमें यह मौका देने के लिए। मैं आपको पूर्णतः आश्वस्त करना चाहूंगा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरत है, बच्चों के लिए क्या जरूरत है और एक संस्था के लिए किन किन मुद्दों पर, किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, मैं सभी बिंदुओं को साथ लेकर चलने का प्रयास करूंगा। मैं मयंक मणिपाठक आज के इस ओरिएंटेशन क्लास को मैं उत्कृष्ट क्लासेस में लेकर आया हूं। मैं आपको सर्वप्रथम यह बताना चाहूंगा कि उत्कृष्ट क्लासेस आप सबके लिए एक अच्छा सुनहरा मौका लेके आया है। उन खास लोगों के लिए जरूर अच्छा लेके आया है जो गांव, ग्रामीण अंचल में रहते हैं, जैसे इलाहाबाद, पटना और अन्य बड़े शहरों में शिक्षण कार्य के लिए नहीं जा पाते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो उत्कृष्ट क्लासेस है, मेरे लोकेश सर के और टीम के मार्गदर्शन में आप लोगों के लिए एक एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा प्रथम 100 लोगों के लिए क्लास लेके आया गया है। जो प्रथम 100 लोग हमारे स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए हम पूर्णतः मुफ्त क्लास देंगे। इसके साथ ही साथ हम जैसे ही अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना खत्म होगा तो हम प्रयास करेंगे मुखर्जी नगर दिल्ली में हम अपना ऑफलाइन बैच प्रारंभ करने के लिए भी। चलिए ठीक है, इन सभी मुख्य बिंदुओं पर बात करने के बाद हम आपसे यह बताएंगे कि जो हमारा प्रोग्राम होने वाला है वो क्या होगा, कैसे होगा। जो यूपीएससी है या कोई स्टेट पीएससी है वो आपसे चाहता क्या है, वो एग्जाम में किस हिसाब से अपना पैटर्न रखा हो, कितने कितने नंबर का पैटर्न रखा, किन किन बिंदुओं पर मुख्य रूप से आपको ध्यान देना चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूं कि अभी हम किन किन बिंदुओं पर मैं आज चर्चा करने वाला हूं। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम यूपीएससी और स्टेट पीएससी दोनों को एक साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो यूपीएससी है और स्टेट पीएससी उसका सिलेबस बहुत ज्यादा अलग नहीं है, लगभग सेम है। कुछ मूलभूत अंतरों का, नंबरों का अंतर है बस। मैं सर्वप्रथम सबसे पहले बताऊंगा जिस पे आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं, व्हाट इज यूपीएससी और पीएससी। यूपीएससी और पीएससी क्या है? जो यूपीएससी है, यूपीएससी और पीएससी कौन कौन से मतलब एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, सीएससी और ये जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है ये कौन कौन से हमें सर्विसेज देता है, कौन कौन सा पोस्ट देता है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या क्या होने चाहिए, इसके कंडीशंस क्या क्या है, हम उस पर भी अभी सूक्ष्म रूप से अभी आपको एक बार बताने के बाद चर्चा करेंगे। नेशनैलिटी क्या होना चाहिए, क्या यूपीएससी एग्जाम देने के लिए सिर्फ भारतीय लोग ही पेपर दे सकते हैं क्या, कि हमारे पड़ोसी देश या कुछ बाहर के लोग भी इस पेपर को दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम ये भी चर्चा करेंगे आप लोगों से कि मिनिमम एजुकेशन और क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। क्या इसके लिए कोई बीटेक होना जरूरी है, एमबीबीएस होना जरूरी है, आईआईटी होना जरूरी है? नहीं, इसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं होना जरूरी है। अभी हम आपको बताएंगे कि मूलभूत जरूरत आपका क्वालिफिकेशन का क्या होना चाहिए, क्या एज लिमिट क्या होना चाहिए, क्या इसके लिए कोई बहुत ज्यादा हमें जब 30 साल, 40 साल, 45 साल या हमें बहुत ज्यादा अनुभवी लोगों की जरूरत यूपीएससी में हमें काम करवाने के लिए अपने जिले में, स्टेट में, देश में? नहीं, ऐसा हमें कुछ भी जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ इतना ही जरूरत है कि बच्चा जो यूपीएससी एस्पायरेंट्स है वो एक सिविल सेवक बनने जा रहा है, मतलब नागरिकों का सेवक बनने जा रहा है, देश का सेवक बनने जा रहा है। हो सकता है देश के बाहर भी वो प्रतिनिधित्व करे, तो कम से कम 21 साल का वो होना चाहिए। उस पर मैं चर्चा करूंगा। और कितने कितने रिलैक्सेशन मिलते हैं, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी एससी हो या जनरल कैटेगरी के कितने अटेम्प्ट होते हैं, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। कुछ हमारे एक्स सर्विसमैन भी होते हैं, फिजिकल हैंडीकैप्स भी होते हैं, मैं उस पर चर्चा करूंगा, उनके अटेम्प्ट्स पे चर्चा करूंगा। अब मैं इतना सारा सब कुछ बात करने के बाद मैं आप लोगों से ये बात करूंगा कि ये जो एग्जाम है यूपीएससी और स्टेट पीएससी उसका पैटर्न क्या होने वाला है। जो यूपीएससी है या स्टेट पीएससी है वो अपना जो प्रीलिम्स पेपर है वो 2 चरणों में कंडक्ट करवाता है
जो पहला चरण होता है जिसका नाम हम प्रीलिम्स बोलते हैं, और जो सेकंड पेपर होता है प्रीलिम्स में ही सीसाइट का पेपर होता है। प्रीलिम्स में हम देखेंगे अभी आगे चल के उसका सिलेबस क्या क्या है, किन किन मुख्य बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे, जैसे करंट अफेयर हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया। हम सारी चीजों पे अभी एक एक करके चर्चा करेंगे। इसी प्रीलिम्स पेपर में हम ये भी देखेंगे, जो प्रीलिम्स पेपर है सीसाइट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ये क्यों लाया गया, इसका जो रिलेवेंसी है वो क्यों है, जरूरत क्यों है, वो आपसे मैथ के 10th स्टैंडर्ड के बारे में क्यों जानना चाहता है, वो आपसे 10th स्टैंडर्ड के बारे इंग्लिश के बारे में क्यों जानना चाहता है, वो आपसे पैसेज क्यों करवाना चाहता है। मैं उन सारे बिंदुओं पर अभी एक एक करके चर्चा करूंगा। जो मैंने अभी आपको प्रीलिम्स बताया वो वही हमारा प्रीलिम्स है, जिसको हम स्टेज फर्स्ट बोलते हैं। स्टेज सेकंड हम जिसको हम बोलने जा रहे हैं वो हमारा मेंस होता है। जो मेंस है वो कई मतलब पेपर्स के साथ कंडक्ट करवाए जाते हैं। जब हम प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे, अभी बताएंगे कितने लाख स्टूडेंट्स फॉर्म डालते हैं, कितने लाख स्टूडेंट प्रीलिम्स में अपीयर होने जाते हैं एग्जाम देने के लिए, फिर उसके बाद कितने परसेंट लोग जो है मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं। फिर उसके बाद यह हम देखेंगे कि जो पर्सनालिटी टेस्ट है, हम तो ज्ञान के भंडार को समावेश तो कर रखे हैं, लेकिन जो समाज में हम एक सेवा के रूप में देने जा रहे हैं, क्या हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ हैं, हम उनके बारे में उन लोगों को हम सोचने समझने और उनके उत्तर देने लायक, हम कोई भी मंत्रालय है उनके उत्तर को देने लायक सक्षम है या नहीं, वो हम किस माध्यम से देखेंगे, पर्सनालिटी टेस्ट के माध्यम से देखेंगे। चलिए इन सभी चीजों का हम चर्चा करने के बाद हम अभी एक और चीजों पे हम चर्चा करेंगे। सिर्फ यूपीएससी आपको प्रीलिम्स, मेंस और आपकी पर्सनालिटी टेस्ट करके ही आपको जॉब में नहीं रखती है, वो आपसे आपकी भाषा को भी समझना चाहती है। हम मान लीजिए उत्तर प्रदेश से हैं, हमें हिंदी आती है, लेकिन क्या हम हिंदी हमें आने के बाद हम नागालैंड में हम अपनी सेवा दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो इसके लिए हमें मैंडेटरी है कि एक ऐसी भाषा का चुनाव करना जिसके माध्यम से हम उनके पत्रों को समझ सके, उनके जरूरत को पूरा कर सके। तो हमें इंग्लिश भी देखना होता है अपने एक स्थानीय भाषा के साथ साथ। जो हमारा कंपलसरी पेपर होता है हम उस पर भी चर्चा करेंगे, अभी वो कितने नंबर का होता है, कितना जरूरत होता है। तो इसके साथ साथ हम उसके पैटर्न्स को भी देखेंगे, जो पैटर्न है कि उसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो क्यों ऐसे पूछे जाते हैं। फिर इन सारी चीजों को मतलब पूरा करने के बाद पर्सनालिटी टेस्ट की मैं तो बात कर ही लिया। पर्सनालिटी टेस्ट इस वजह से किया जा रहा है कि आप काम करने के सक्षम है कि नहीं। आपने किताबों का भंडार खूब पढ़ा है, लेकिन आपको किसी डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाता है, वहां लड़ाई जैसी स्थिति हो जाती है, गोली बारूद ईटा पत्थर चलने लग जाता है, तो आप किताब खोल के देखने जाएंगे कि अभी हमें सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है? नहीं कर देखने जाएंगे। तो इसीलिए हमारी पर्सनालिटी टेस्ट 275 नंबर का करवाया जाता है, जो कि अभी हम देखेंगे अभी तक मैक्सिमम नंबर कितने तक आ पाया है और हम ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर ला सकते हैं। और अभी हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की। यूपीएससी एक साल पहले अपना जो है नोटिफिकेशन रिलीज कर देता है, वो बता देता है कि हम इतने तारीख को अपना नोटिफिकेशन दे देंगे, इतने तारीख से हमारा फॉर्म पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद इतने तारीख को हमारा फॉर्म का लास्ट डेट होगा, फिर हम इतने तारीख को आपका प्रीलिम्स एग्जाम करवा लेंगे, आपसे मेंस का एग्जाम करवा लेंगे, उसके बाद जब आप मेंस क्वालिफाई कर जाते हो तो आपका पर्सनालिटी टेस्ट का भी डेट आ जाता है। अब देखिए, अब हम अपने पहले बिंदु पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। जो हमारा पहला बिंदु है वो है व्हाट इज यूपीएससी। यूपीएससी है क्या? यूपीएससी आप लोग सुनते होंगे कि हम या आपके दोस्त या आपके गांव के लोग वो तैयारी करने जाते हैं, बोलते हैं कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी क्या है, उससे आप बनोगे क्या, क्यों करना चाहते हो यूपीएससी? यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कई सारे एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कई सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करवाता है और हमारे भारत सरकार को देता है, भारत सरकार के लोगों को देता है कि आप ले जाइए इन्हें, ये हमारे सर्वश्रेष्ठ एस्पायरेंट्स थे जिनको मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब आप काम करवाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद हम ये देखेंगे कि अब आपको मैं बताऊंगा ना, आप में भी जिज्ञासा हो रहा होगा, जो हमारा लोक सेवा आयोग है, जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग है, वो
हमें सिलेक्ट करने के बाद कौन कौन सा पद देने वाला है। सब लोगों से आप लोग सुनते होंगे सिर्फ हम आईएएस बनने के लिए जा रहे हैं। क्या यह संभव है? सभी लोग आईएएस बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। जो टॉप रैंकर्स होते हैं यूपीएससी के, उनको तो सरकार आईएएस बनाएगी, लेकिन यूपीएससी और भी सारे एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। मैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा। जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, संघ लोक सेवा आयोग है, वो जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है, सर्वप्रथम सिविल सर्विसेज एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। कौन? यूपीएससी, जिनके लिए ज्यादा से ज्यादा भारत के युवा आकर्षित होते हैं कि हम आईएएस बनेंगे, हमारे पास पावर होगा, हमारे पास गाड़ी होगी, हमारे पास लोग होंगे। किसके लिए? आईएएस और आईपीएस के लिए, आईआरएस के लिए। लेकिन उसके साथ ही साथ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है? यूपीएससी करवाता है। इंजीनियरिंग सर्विस का भी पेपर कंडक्ट करवाता है यूपीएससी, जिसे हम आईईएस बोलते हैं। इंडियन इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल सर्विस भी कौन कंडक्ट करवाता है? यूपीएससी ही कंडक्ट करवाता है। जियोलॉजिस्ट का एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। और भी एससीआरए स्पेशल क्लास रेलवे जो अप्रेंटिस एग्जामिनेशंस होते हैं, वो भी यूपीएससी कंडक्ट करवाता है हमारा। कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज, जो हमारे मेडिकल के ऑफिसर्स होते हैं, वो भी यूपीएससी के थ्रू ही आते हैं। उसके बाद जो है सीएपीएफ का एग्जाम कंडक्ट करवाता है हमारा यूपीएससी। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम सीडीएस के भी पेपर कंडक्ट करवाता है यूपीएससी। इसके साथ ही साथ नेशनल डिफेंस एंड जो नेवी के एग्जाम होते हैं, वो भी ऑफिसर्स रैंक के, एनडीए एंड एनए के, वो हमारा यूपीएससी ही कंडक्ट करवाता है। चलिए, अब आप लोगों में थोड़ी सी रुचि बढ़ रहा होगा। आप लोग जानना चाहते हैं, अच्छा ये कैसे हम करेंगे, ये कौन करेगा, कैसे करते रहेंगे लोग? क्या इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे होने की जरूरत है? इसके लिए बहुत ज्यादा डिग्री होने की जरूरत है? इसके लिए हमें क्या घर से जाना या किसी कोचिंग का सहारा लेना जरूरी है क्या? हम सभी बिंदुओं पर एक एक सूक्ष्म स्तर पे हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जब आप यूपीएससी के माध्यम से, सीएससी के माध्यम से सेलेक्ट होके जाओगे, सिविल सर्विसेज में आप जब जाने की कोशिश करते हो, जब आप आईएएस, आईपीएस और आरएस नहीं बन पाते हो, तो आपको सरकार कौन कौन सी सर्विसेज दे सकती है? तो उन सर्विसेज में जो 24 मुख्य सर्विसेज हैं जो आपको सरकार देती है, उसमें जो पहला है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिनको हम आईएएस बोलते हैं। आईएफएस में बहुत लोगों में ये कंफ्यूजन रहता है कि आईएफएस मतलब कहीं फॉरेन सर्विस वाला तो नहीं है। नहीं, जो आपको सिविल सर्विसेज के माध्यम से आप जाएंगे, प्रीलिम्स से बेशक एक साथ करवाता है यूपीएससी आईएफएस और आईफोस का, लेकिन आपको जो सर्विस देने वाला, जब आप अच्छा रैंक पाएंगे, आप चाहते हैं कि विदेशों में घूमें, हमें हमेशा फुल ड्रेस में ना रहना पड़े, हमें भारत सरकार के अंतर्गत काम करना, लेकिन भारत में रह के नहीं करना, एक बड़े तबके के लिए काम करना, तो हमारा ये वो हो जाता है, इंडियन फॉरेन सर्विस हो जाता है। हमें वर्दी बहुत अच्छा लगता है, सबको वर्दी अच्छा लगता है। एक जिले में जाके काम करने के लिए वर्दी पहनना, ये अपने बहुत बड़ी इच्छा को पूर्ण करना होता है, जिससे हम आईपीएस बनते हैं, हम एसपी बनते हैं, डीएसपी बनते हैं, आईजी बनते हैं, डीआईजी बनते हैं, डीजीपी बनते हैं। उसके लिए हम किस सर्विस में जाते हैं? हम आईपीएस बनते हैं। उसके साथ जो हमें दूसरी मतलब उससे भी कम रैंक होता है या कुछ लोगों की इच्छा होती है, वो लोग क्या बनते हैं? आईआरएस बनते हैं, जिनको आईपीटी या एएफएस बोल सकते हैं। इंडियन ऑडिट सर्विस में हम जा सकते हैं, आईएएएस में जा सकते हैं हम। आईआरएस, जिनको हम पहले ही बता चुका है, इनके कई सारे ग्रुप्स होते हैं, उनमें जा सकते हैं। आईडीएएस में जा सकते हैं, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस में जा सकते हैं। जो ये सारे अभी ग्रुप ए के जॉब चल रहे हैं, लेकिन क्या संभव है कि सबको ग्रुप ए की मतलब जॉब दी जा सके, सर्विसेज दी जा सके? नहीं, ये संभव नहीं है। यूपीएससी बहुत सारे जो अपने पोस्ट है वो ग्रुप बी में भी दे रखा है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा वो जो ग्रुप बी में सर्विसेज आते हैं वो कौन कौन से पोस्ट हैं। जैसे आईआरएस या आईटी हो गया, इंडियन रेवेन्यू सर्विस आईटी के हो गए, ये ग्रुप ए का एग्जाम है, मतलब पोस्ट है। इंडियन ऑर्डिनेंस सर्विस है। उसके बाद आपका हो जाता है ग्रुप ए के और कौन से आईपोज में जैसे हो गया आपका आईसीएएस, आईआरटीएस, आप लोग नाम सुनते होंगे। मैं आपको यदि सबका फुल फॉर्म बताऊंगा तो आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, इसलिए आप देखते चलिए, जो आपको देखना होगा एक बार बैक करके देख लीजिएगा। मैं ज्यादा से ज्यादा वैसे फुल फॉर्म बताने की कोशिश करूंगा, मुझे जो लगेगा कि आपको जरूर बताना चाहिए। जो सर्विसेज बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहती है, मैं उनके बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा। इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस है, ये भी ग्रुप ए का जॉब है। इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विसेज है। पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सिक्योरिटी है। ये जैसे ये जो मैं आपको अभी पोस्ट दिखा रहा हूँ, ये सारे जो 24 पोस्ट है, ये किसके थ्रू हमें मिलते हैं? यूपीएससी के थ्रू मिलते हैं। ठीक है, इसमें हाँ, ये भी ध्यान देने की जरूरत है, क्या
जो हमारे स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं, स्टेट के लोग यूनियन टेरिटरी में काम करने के लिए जाएंगे? नहीं, जो यूनियन टेरिटरी के लोग होंगे वो स्पेशल उनको यूनियन टेरिटरी ही दिया जाएगा, वो यूनियन टेरिटरी में ही वर्क करेंगे। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि जो कैडर अलॉट होता है, कैडर और सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में अंतर क्या होता है। जो हमारा आईएएस है, कौन कौन सा मैं आपको बताऊंगा। जो आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया और आईएफएस हो गया, ये तीनों जो सर्विसेज हैं ये हमारे कैडर, इसमें कैडर अलॉट होते हैं। लेकिन और जो सारे जो अभी हमारे 21 जो पोस्ट बच रहे हैं वो कौन से जॉब होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के। कौन से जॉब होते हैं? ये हो सकता है आप लोग ना जानते रहे हो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब है। तो ठीक है, आप लोग को पोस्ट के बारे में पता चल गया कौन कौन सा जो है ग्रुप ए का है, कौन बी का है, और उसके बाद आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बनते कौन है। लेकिन अब इसके हम एलिजिबिलिटी की चर्चा करेंगे। किसकी एलिजिबिलिटी की हम चर्चा करने जा रहे हैं? एलिजिबिलिटी इनमें क्या क्या होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कोई 10th पास कर लिया हो, 12th पास कर लिया हो, या उससे भी कम एजुकेशन हो, या बहुत ज्यादा एजुकेशन की जरूरत हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। उस एलिजिबिलिटी के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं। पहली बात तो नेशनलिटी की बात कर लेते हैं। क्या सिर्फ भारतीय लोग ही यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं? नहीं, हम यूपीएससी के साथ पीसीएस की भी चर्चा करेंगे। जब हम पीसीएस की चर्चा करेंगे तो हम भारत की बात नहीं करेंगे, तो पर्टिकुलर एक स्टेट का बात होगा। तो इसी वजह से हम बहुत ज्यादा स्टेट का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स है वो किसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं? यूपीएससी के। तो हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबिलिटीज को, टर्म्स को, कंडीशन को हम किसके चर्चा करेंगे? हम यूपीएससी का चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं नेशनलिटी क्या होना चाहिए। कौन कौन से सर्विसेज के लिए इंडियन होना जरूरी है? किसके लिए? आईएएस के लिए, आईएफएस के लिए और आईपीएस के लिए भारतीय होना जरूरी है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो अदर्स मतलब पोस्ट है हमारी यूपीएससी के, उनमें कुछ भारत के बाहर के लोग भी अपीयर हो सकते हैं। उन पोस्ट पे वो काम कर सकते हैं। वो जैसे हम कुछ पोस्टों का नाम लेते हैं, बताते हैं वो कौन कौन सा पोस्ट है। पहला पोस्ट है फॉर अदर एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट मस्ट बी आइदर सिटीजन होना चाहिए। कैसे? कहाँ का? इंडिया का, नेपाल का हो सकता है, भूटान का हो सकता है। लेकिन हमारा शत्रु देश का कोई नहीं हो सकता। कभी भी शत्रु देश के लोग इस एग्जाम में अपीयर नहीं हो सकते, और भी कई सारे पड़ोसी देश के लोग इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। अब आपको ये पता चल गया कौन कौन से लोग अपीयर हो सकते हैं किस किस पोस्ट के लिए। 3 पोस्ट मुख्य होता है, मैं आपको पहले बताया। वो जो तीनों पोस्ट थे कौन कौन से? आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। इन तीनों पोस्ट के लिए भारतीय होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो आईएफएस होगा वो भारत के बाहर आपके जाके प्रतिनिधित्व करेगा। किसका प्रतिनिधित्व करेगा? भारत सरकार का करेगा। क्योंकि भारत सरकार का कोई मंत्री बाहर जाके पूरा काम कर सकता है क्या? क्या पता है? आज के मंत्री, बहुत सारे मंत्रियों को आप देखते होंगे वो अंगूठा छाप होते हैं। क्या मंत्री पूरा जीवन आपके सर्विस को या आपके देश का प्रतिनिधित्व कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। आज मोदी जी है, कल मोदी जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे कोई पता नहीं है। कल को मनमोहन जी थे, आज को मोदी जी है, और पता नहीं कल को कौन आने वाला है या कैसे सर्विस देंगे, इसका कोई पता नहीं। लेकिन इनको मेंटेन करने के लिए आपको क्या लगता है, ये जो नेता होते हैं, ये जो इनकी स्पीच होती है या जिस जगह जाते हैं, जो उस स्थान के बारे में, उस संस्कृति के बारे में, उस भाषा के बारे में, वहां की जरूरत के बारे में उनको कौन बताता है? आप लोग आज तक कभी सोचे? इसलिए उनको जो वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो बताते हैं। अब कहीं मोदी जी जा रहे हैं, या मान लो मनमोहन जी जाते थे, या राहुल गांधी जी जाते हैं, तो इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। उस क्राउड को मैनेज कौन करेगा? उस क्राउड को मैनेज करने के लिए हमें कुछ पुलिस के अधिकारियों की जरूरत होगी कि नहीं होगी? अगर हमारे पुलिस के अधिकारी नहीं होंगे तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन होगा? तो उसके लिए आईपीएस होते हैं, तो और पूरे जिले को मैनेज करने के लिए आईएएस होते हैं। तो इसीलिए वो 3 सर्विसेज हैं जिनको मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है कि सिर्फ वो भारतीय होना जरूरी है। उसके साथ ही साथ और दूसरे सर्विसेज में हमारे पड़ोसी देश के कुछ लोग भी आ सकते हैं। अब देखिए, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे इतना सारा चर्चा तो हम कर लिए, लेकिन एज कितनी होनी चाहिए, कम से कम कितनी होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए?
तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कैटेगरी के रूप में हम जब बात करते हैं तो हम देखते हैं जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, हम ओबीसी की बात करते हैं, हम एससी और एसटी की बात करते हैं, और कुछ डिफेंस सर्विसेज के लिए हम बात करते हैं, कुछ फिजिकल हैंडीकैप्स लोगों के लिए हम बात करते हैं। तो सर्वप्रथम मैं जनरल कैटेगरी को मैं आपसे बताना चाहूंगा। जो जनरल कैटेगरी के अटेम्प्ट्स होते हैं वो कितने होते हैं, उनकी मिनिमम एज कितने होते हैं और मैक्सिमम एज कितने होते हैं। देखिए, जो यूपीएससी में अपीयर होने के लिए जो जनरल कैंडिडेट के लिए एज की जरूरत होती है वो 21 साल की जरूरत होती है। कम से कम कितने साल का होना चाहिए कैंडिडेट? 21 साल का होना चाहिए, कम से कम 21 साल का इस वजह से होना चाहिए, जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है उसके अनुसार वो ग्रेजुएट हो जाएगा, मानसिक रूप से मजबूत हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैच्योर बोलते हैं। एज का यानी रिलैक्सेशन कुछ नहीं मिलता है, रिलैक्सेशन नाम के अभी थोड़ी सी हमें छूट के लिए लाया गया है जनरल कैटेगरी के लिए, जिसे हम ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन बोलते हैं। उन्हें हम नंबर में कुछ थोड़ी सी मूलभूत छूट देते हैं, लेकिन हम उन्हें कोई रिलैक्सेशन और नहीं देते हैं। लेकिन जब जनरल कैटेगरी एज का 21 साल में इंसान पेपर देना चालू करेगा, वो मैक्सिमम कितने साल तक देगा? 32 साल तक वो मैक्सिमम पेपर दे सकता है। उसके साथ ही साथ जो उसका अटेम्प्ट होता है वो कितना होता है? 6 अटेम्प्ट होता है। किसका? जनरल कैटेगरी का एज कितना हुआ? 21 साल हुआ, रिलैक्सेशन कुछ नहीं है, मैक्सिमम एज कितना है? 32 साल है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हैं? 6 हैं। उसके बाद जब हम ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी में जो हमें एज की जो हमारी शुरुआत होती है वो सबकी 21 साल से ही शुरुआत होती है, लेकिन हमें पेपर परीक्षा देने के मैक्सिमम एज में छूट मिलती है। तो ओबीसी के जो अटेम्प्ट में रिलैक्सेशन मिलता है जनरल कैटेगरी से एक्स्ट्रा कितने अटेम्प्ट मिलते हैं? 3 अटेम्प्ट हमें मिलते हैं। ओबीसी को कितने रिलैक्सेशन के अटेम्प्ट मिलते हैं? 3 मिलते हैं। उनका जो एज का भी रिलैक्सेशन होता है, जब उनका अटेम्प्ट बढ़ाया गया तो जाहिर सी बात एज भी बढ़ाया गया होगा, तो एज कितना हो गया उनका? 3 साल और बढ़ा दिया गया। एज कितना हो गया ओबीसी का? 35 साल हो गया। इस मैक्सिमम एज में वो टोटल अटेम्प्ट कितने दे देंगे? जब जनरल कैटेगरी का 6 अटेम्प्ट है ऑलरेडी, जब हम इसमें 3 अटेम्प्ट हम बढ़ा दे रहे हैं, कितने अटेम्प्ट बढ़ा रहे हैं? 3 अटेम्प्ट बढ़ा रहे हैं, तो ओबीसी का टोटल कितना अटेम्प्ट हो गया? 9 अटेम्प्ट हो गया। ठीक है, हम जनरल की बात कर लिए अटेम्प्ट की, और ओबीसी के अटेम्प्ट की एज की और अटेम्प्ट की बात कर लिए, तो अब हम देखने जा रहे हैं किसकी? एससी और एसटी की। जो एससी एसटी का भी मतलब पेपर देने का शुरुआत होता है वो भी 21 साल की अवस्था से स्टार्ट होता है। इनको रिलैक्सेशन जो मिलता है एज का वो 5 साल का मिलता है। जब इनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है तो इनको अटेम्प्ट का भी टोटल रिलैक्सेशन कितना मिल जा रहा है? 5 अटेम्प्ट का मतलब 5 साल का इनको रिलैक्सेशन मिला। इनके अटेम्प्ट कोई नहीं होते, इनके लिमिट नहीं होता। ये 21 साल से पेपर देना चालू करें, क्योंकि इनको जरूरत भी होता है, क्योंकि बहुत सारे एससी और एसटी के लोग बहुत पिछड़े तबके से आते हैं, तो इनको जरूरत होता है। जरूरत क्यों होता है? क्योंकि इनके घर के लोग, जो पुराने लोग थे, वो शिक्षित नहीं थे। लेकिन भारत कैसा देश है? वसुधैव कुटुंबकम का देश है, वसुधैव कुटुंबकम में, और जो है समाजवाद का देश है। इस समाजवाद को हमें शिक्षा के दृष्टिकोण से समाजवाद लाने के लिए, इनके लिए हम अटेम्प्ट क्या कर दी? भारत सरकार ने खत्म कर दी, अटेम्प्ट खत्म कर दी कि आप 21 साल से पेपर देना चालू करो और पढ़ना चालू करो। हम आपको सपोर्ट करेंगे बहुत सारे माध्यमों से, और आपके लिए हम कोई लिमिट नहीं रखते हैं। तो हमने एलिजिबिलिटी भी अब देख लिया। तो हम अगला जो अब आपसे चर्चा करेंगे, ये जो यूपीएससी है वो प्लान कैसे करता है एग्जामिनेशन का। ठीक है, हम अटेम्प्ट देख लिए, हमने जनरल की बात कर ली, हमने ओबीसी की बात कर ली, हमने एसटी की बात कर ली। अब हम आते हैं पेपर के मुख्य बिंदु पर। जो पेपर का हमारा मुख्य बिंदु होने वाला है, वो मुख्य बिंदु है प्लान ऑफ एग्जामिनेशन। यूपीएससी कैसे प्लान की, क्यों प्लान की है, जरूरत क्या था उसको? जरूरत इसलिए था, जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, मैंने इंट्रो में आपको बता रखा हूं, पहले प्रीलिम्स से कंडक्ट करवाती है जिसमें 2 पेपर होते हैं, फिर मेंस कंडक्ट करवाती है। जो हमारा प्रीलिम्स होता है वो स्टेज फर्स्ट होता है, सीएससी मेंस जो होता है, सिविल सर्विसेज का मेंस पेपर होता है, उसमें कई सारे पेपर होते हैं। उसके बाद जब हम उसको क्वालिफाई करते हैं, अभी हम बताएंगे कौन कौन से पेपर होते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है उसमें, फिर पर्सनालिटी टेस्ट होता है, उसके माध्यम से हम सरकार के बॉडी का एक भाग बन जाते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में 2 पेपर कंडक्ट होता है। 2 पेपर होता है जिसको हम जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट बोलते हैं और जनरल स्टडी पेपर
सेकंड बोलते हैं। जो हमारा जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट होता है उसमें क्वेश्चन कितने आते होंगे? आप तो ये सोचते होंगे कि उसमें क्वेश्चन कितने आएंगे। तो जनरल स्टडी के पेपर फर्स्ट में क्वेश्चन कितने आते हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं। वो कितने नंबर के होते हैं क्वेश्चन? आपको ये भी तो लग रहा होगा कि जब 100 क्वेश्चन दिया है तो आपके अंदर जिज्ञासा हो रही है कितने कितने नंबर के? ईच क्वेश्चन कितने नंबर के? 2 नंबर के होते हैं। तो जब 100 क्वेश्चन 2 नंबर का, टोटल नंबर कितने हो जाएंगे मार्क्स के? वो 200 नंबर का हो जाएगा। हमें 100 क्वेश्चन दे दिया गया, लेकिन उसका कुछ टाइम होना चाहिए। बहुत सारे एग्जाम में 3 घंटे का टाइम दिया जाता है और उसमें बहुत सारे एग्जाम में उससे भी कम टाइम दिया जाता है। लेकिन जो हमें यूपीएससी जो टाइम देता है वो कितने का टाइम देता है? वो 2 घंटे का टाइम देता है। लेकिन इसमें जो सबसे मुख्य बिंदु जो ध्यान देने वाला है जनरल स्टडी के पेपर फर्स्ट में, वो क्या ध्यान देने योग्य है? ये पेनल्टी लगाता है। आपको आता जाता कुछ नहीं, आप भीड़ बनाने के लिए आप पेपर देने यूपीएससी का चले आए, किसी स्टेट का एग्जाम देने के लिए चले आए, तो सरकार ने कहा सुनो एग्जाम तो बेटा तुमसे लेंगे, लेकिन एग्जाम लेने के साथ ही साथ हम ये भी ध्यान देंगे अगर तुम तुक्का मार रहे हो, तुम्हें पता नहीं चलता है कि तुम कितने सारे क्वेश्चन बिना फालतू के करते हुए चले जा रहे हो, तो हम पेनल्टी लगाएंगे कितने का? 1/3 का। आप करो गलत, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप जितने क्वेश्चन किए रहोगे, जितने क्वेश्चन गलत करोगे उसका हम पेनल्टी कर देंगे 1/3। तो इसका जब कभी आप कोई भी जितने लोग हमारे इस ऑनलाइन सेशन को देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे। हमें क्वेश्चन ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि जब हम प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं जनरल कैटेगरी का हम मैक्सिमम ले लेते हैं, 50 क्वेश्चन पे क्वालिफाई कर जाते हैं। क्या जरूरत है तुक्का मारने? कोई जरूरत नहीं। जितना है उतना करो, नहीं आए तो अगली बार के लिए तैयारी करो, जिससे कम से कम अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, मेंस तो क्वालिफाई बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आपके ज्ञान को अच्छे से चेक करेगा कि आप जानते क्या क्या हो। हुक बाई टुक से कुछ नहीं होने वाला इसमें। अब इसके बाद हम आप लोगों को यह बताने जा रहे हैं कि जो जनरल स्टडी का पेपर सेकंड होता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? सी साइट के नाम से जानते हैं। हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट गिर रहा है, इसमें सबसे मुख्य बिंदु, सबसे ध्यान देने योग्य बिंदु जो है वो सी साइट का पेपर है। हिंदी मीडियम के लोग जिनको मैथ नहीं आता, जिनको इंग्लिश नहीं आता, वो क्या करते हैं? सिविल सर्विसेज की तैयारी करना ज्यादा ये देखा गया कि प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन उनको बेसिक चीजों पे पकड़ नहीं हो पाता है। वो संप्रेषण जैसे कम्युनिकेशन चीजों को समझ नहीं पाते, बड़े बड़े पैसेज को समझ नहीं पाते, उसके उत्तर देने में सक्षम नहीं हो पाते। लेकिन हर बिंदु पर टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज हम पूरा आपसे चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं जो सीसेट में। सीसेट का पहली बात फुल फॉर्म क्या होता है? सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। सीसेट मींस क्या होता है? सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड। आपके एप्टीट्यूड को चेक कर रहा है, आपके सिविल सेवक बनाने के लिए क्या चेक करेगा? एप्टीट्यूड चेक करेगा, उसका टेस्ट ले रहा है। जो इसमें क्वेश्चन आता है, इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 80 क्वेश्चन आते हैं। इनमें जो क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं, जैसे अभी मैंने देखा फर्स्ट पेपर में 2 नंबर के थे पर क्वेश्चन, लेकिन इसमें 2.5 मार्क्स के होते हैं, मतलब 2.5 नंबर के होते हैं हर क्वेश्चन। ये भी इसका मैक्सिमम जो नंबर होता है वो 200 होता है। ड्यूरेशन जो उसका होता है, इसका भी 2 ही घंटे का होता है। इसमें भी पेनल्टी वैसे ही सेम लगती है 1/3 का। मार्क जो इसको, बट ये जो हमारा पेपर सेकंड है, ये किस नेचर का होता है? ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। किस नेचर का? क्वालिफाइंग। हमें कितने की जरूरत होती है? मात्र 33%। ठीक, आपको प्रीलिम्स एग्जाम का नेचर पता चल गया कि इसका नेचर कैसा है। और जब प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कैसे करोगे? आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा, जब मैंने ये बता दिया जो सी सेट है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। जब सी सेट क्वालिफाई होगा तो जाहिर सी बात आपका पेपर फर्स्ट से ही आप मेंस के लिए क्वालिफाई करोगे। अभी मैं बताऊंगा आगे चल के कितने लोग फॉर्म डालते हैं और कितने लोग मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं। चलिए मैं पेपर के सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन आपको कर देता हूं। प्रीलिम्स में जो हमारे सब्जेक्ट्स आते हैं वो कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट्स आते हैं। जो सीएससी का प्रीलिम्स का सिलेबस है, जो भारत सरकार या यूपीएससी ने हमें, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने हमें दे रखा, तो हमसे वो सबसे पहले क्या जानना चाहता है? पॉलिटी जानना चाहता है। मतलब राज्य, जिस राज्य में आप काम करने के लिए जाओगे उस राज्य की व्यवस्था के बारे में जानना चाहता है, जो कि उत्कृष्ट क्लासेस में आपको लोकेश सर पढ़ाएंगे। कौन पढ़ाएगा? लोकेश सर पढ़ाएंगे। आपको इतने छोटे छोटे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, वो बताएंगे
कि राज्य क्या होता है, राज्य में कौन से लोग होते हैं, क्यों होते हैं, काम कैसे करते हैं। आप सिविल सेवक बन के जाओगे जिस राज्य में, आपका काम क्या होगा, वो सारी चीजें हम कहां से सीखेंगे, पॉलिटी से सीखेंगे। जो आपके जो शिक्षक होने वाले हैं, आपके जो गाइड होने वाले हैं, जो आपके मार्गदर्शक होने वाले हैं, वो कौन होंगे, वो लोकेश सर होंगे। वो आपको गवर्नेंस के बारे में आपको कुछ पढ़ाएंगे, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बताएंगे। पॉलिटिकल सिस्टम, सरकार जो होता है, सरकार के जो अंग होते हैं, चाहे जो हमारा विधायिका हो या कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, सबके बारे में सब आपको लोकेश सर बता देंगे। हम पंचायती राज क्यों पढ़ेंगे, पंचायती राज की जरूरत क्यों है, क्योंकि गांधी जी क्या बोलते थे, गांधी जी ये बोलते थे कि जो कभी भी किसी चीज का विकास करना है तो हम केंद्र में रहकर विकास ना करने की बजाय हम विकास कहां से चालू करें, हम गांव से करें। कभी भी हमें उत्कृष्ट बनना है, हम गांव से उत्कृष्ट हो सकते हैं, हम कभी केंद्र में रहकर उत्कृष्ट नहीं हो सकते हैं। जिसके लिए हम क्या लेके आए, पंचायती राज लेके आए। पंचायती राज में हम यही देखते हैं, जो छोटे छोटे गांव में देखते होंगे आप, नालियां बनती हैं, सड़कें बनते हैं, स्कूलों पे ध्यान दिया जाता है, मिड डे मील के लिए ध्यान दिया जाता है। वो कहां से ध्यान दिया जाएगा, कौन देगा, आईएएस ध्यान देने जाएगा आपके गाँव में? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा। उसके लिए पंचायती राज के लोग ध्यान देंगे उसमें। उसके बाद हम कुछ पब्लिक पॉलिसी बनाते हैं। पब्लिक पॉलिसी क्या बनाएंगे, पब्लिक पॉलिसी बनाएंगे क्यों, हमें जरूरत क्यों है, हम उज्ज्वला योजना क्यों लेके आएंगे? उज्ज्वला योजना इसलिए लेके आएंगे, हमें अपने प्रदूषण को कम करना है, हमें वुमेन एम्पावरमेंट को ध्यान देना है। ये हमारा बहुत बड़ा सोशल इशू है। हम अपने महिलाओं से हम क्या करें, हम पूरी जिंदगी वही जो है उनके अंदर धुआं लेके जाएं? हमें धुआं देने की जरूरत नहीं। हमें उज्ज्वला योजना के माध्यम से हमें भारत सरकार कह रही है तुम गैस लेके जाओ, हम तुम्हें फ्री में गैस दे रहे हैं। हम कुछ राइट और इश्यूज के बारे में बात करेंगे, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे, हम फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करेंगे। क्या हम सरकार को वोट देके छोड़ दें? हमें सरकार को वोट देके नहीं छोड़ना है। हमारी मूलभूत जरूरत है, हमें रोटी चाहिए, हमें कपड़ा चाहिए, हमें मकान चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। हम किससे मांगेंगे, हम सरकार से मांगेंगे। ये सब कहां से जानेंगे, हम ये सब सारी चीजें पॉलिटी से जानेंगे। पॉलिटी के बाद जो हमारा दूसरा सेक्शन आता है वो कौन सा होता है, हिस्ट्री होता है। हिस्ट्री तो आपको बताता है, आपका इतिहास ही बताता है ना कि मानव बहुत कम चीजों में रहना कैसे सीखा था, उसने घर क्यों बनाया, घर कैसे बनाया, वो पहले अपना जीवन यापन कैसे करता था, उसने अपने संस्कृति का जो विकास किया कैसे किया, जो सभ्यता था उसको आज तक सजोकर कैसे रखा है। इसको हम कहां से जानेंगे, इसको हम इतिहास के माध्यम से जानेंगे। हम कई सारे मूवमेंट्स को देखेंगे, जो ब्रिटिशर आए थे, अंग्रेज आए थे हमारे भारत में, उन लोगों के माध्यम से कितना विकास हुआ, कितना नुकसान हुआ, वो सारी चीजों का हम अलग अलग टीचरों के माध्यम से हम चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में। फिर उसके बाद जो अगला बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट आ जाता है यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में और पीसीएस में भी, वो होता है आपका ज्योग्राफी। जब आप इतिहास को जान गए, लेकिन इतिहास जानेंगे कहां से, किस चीज का इतिहास? जब कोई पृथ्वी ही नहीं, कोई धरा ही नहीं है, इतिहास आया कहां से? उसको जानने के लिए हमें जरूरत होता है भूगोल का। भूगोल मतलब जियोग्राफी। किसका ग्राफ जानेंगे हम? पृथ्वी का ग्राफ जानेंगे। उस ग्राफ में हम देखेंगे, फिजिकल देखेंगे, मतलब प्राकृतिक देखेंगे, पर्वत देखेंगे, पहाड़ देखेंगे, मैदान देखेंगे, नदी देखेंगे। हम सारी चीजों पे एक एक करके चर्चा करेंगे अभी आने वाले दूसरे क्लासेस में। उसमें हम देखेंगे सोशल, सामाजिक चीज देखेंगे। क्या भूगोल के माध्यम से सिर्फ हम प्रकृति के बारे में जानेंगे? प्रकृति ही तो बताएगी हमारा जो सामाजिक जीवन है वो कैसा है और कैसा रहेगा आने वाले समय में, क्यों हमें किन किन चीजों में सुधार करना चाहिए और पहले कैसे था। उसके बाद देखेंगे इन प्राकृतिक और सोशल एस्पेक्ट से, जो हमारे टर्म्स हैं, उनसे हमारी इकोनॉमी पे कैसे प्रभाव पड़ रहा है, हमारे देश पे कैसे प्रभाव पड़ेगा, हमारे लोगों पर कैसे प्रभाव पड़ेगा। तो इसको हम कहां से देखेंगे? इकोनॉमी ज्योग्राफी के में देखेंगे। उसके साथ ही साथ हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश को जानने की कोशिश करेंगे। हमारे देश में कौन कौन सा संसाधन उपलब्ध है, कैसे कैसे संसाधन उपलब्ध है, हमारे रोड के संसाधन कैसे, हमारे वाटर के संसाधन कैसे हैं, हमारे पास कोयला कितना है, सोना कितना है, बिजली कितना बना पा रहे हैं। हम सारी चीजों को देखेंगे। हम टूरिज्म को कैसे हम डेवलप करेंगे, हम प्रोडक्शन कितना करेंगे, हम कैसे अपने जीडीपी, जीएनपी, सीआरआर कैसे हम इसका ग्रोथ, अभी हम इकोनॉमी की हम बात करने जाएंगे। हम कैसे, जो हमारे सर हैं अफरोज सर, उस पर आप लोगों से इकोनॉमी पे चर्चा करेंगे। आप फिरोज सर हैं, फिरोज सर आप लोगों से इकोनॉमी की चर्चा करेंगे। वो आपसे बताएंगे कि जो आपकी इकोनॉमी है वो कैसे बैलेंस होगा। लेकिन आप इकोनॉमी जब ही समझ सकते हैं जब आपको भूगोल पता होगा। जब आपको भूगोल पता होगा तभी आपको इतिहास पता हो सकता है। जब आपको इतिहास और भूगोल
पता होगा तब आप किसी एक राज्य में काम करने के लिए जाएंगे, जिसके लिए हमें पॉलिटी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इन सारी चीजों के लिए हमें एक चीज की और जरूरत पड़ेगी, वो जो होते हैं आर्थिक मतलब आर्थिक विकास के लिए हमें जरूरत होता है। जब हमारे पास पैसे होंगे तभी तो हम किसी राज्य में काम करने के लिए जाएंगे। हम जब जानेंगे जो है आर्थिक पहलुओं से कि इस राज्य में, इस देश में कौन सा संसाधन है, वो सारी चीज बहुत विस्तार से आर्थिक परिप्रेक्ष्य में कहाँ पता चलता है, वो इकोनॉमी के माध्यम से पता चलता है। इकोनॉमी से ही इन सारे मुख्य पहलुओं पे चर्चा करने के बाद इकोनॉमी से हम क्या करते हैं, सोशल डेवलपमेंट करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं। सोशल डेवलपमेंट का हमें विकास ये नहीं करना कि हमें घर बना लेना, हमें घर बनाने से हमारा विकास नहीं होने वाला, हम बड़ी बड़ी कंपनियां लगा लें हमारा विकास नहीं होने वाला। हमें ये देखना है कि जो हमारे समाज के पिछड़े तबके के लोग हैं, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमारे देश को वो कैसे योगदान दे पाएंगे, हम कैसे उनको मुख्य पहलुओं में जोड़ पाएंगे, हम उनकी शिक्षा के लिए कैसे कैसे क्या कर पाएंगे, उनको शिक्षा देने के बाद हम अपनी इकोनॉमी में हम उनसे योगदान कैसे ले पाएंगे, हम उनको रोजगार देंगे, वो हमें कैसे योगदान देंगे। हम इन सारी चीजों पे आपसे इकोनॉमी के साथ चर्चा करेंगे, वो पॉवर्टी पे आपसे बात करेंगे, वो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उस पर बात करेंगे, सोशल सेक्टर इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। सोशल सेक्टर इन्वेस्टमेंट क्या है, आप इस समय देख रहे होंगे गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स चलते हैं, छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप चलते हैं, उनके माध्यम से जो जनता है या जो लोग हैं उनमें कैसे कैसे उनके सुदृढ़ीकरण की बात होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, इतनी सारी चीज देख लिया। अभी हम 21वीं सदी में हम सबसे बड़ा जो डिजास्टर देखे वो किस रूप में देखे हैं, हम कोरोना वायरस के रूप में देखे। हम लोग कैसे जाने, हम लोग वायरस के बारे में क्या जाने, हम अभी देखेंगे साइंस के बारे में देखेंगे, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के बारे में देखेंगे। हम लोग देखते हैं बहुत बड़े बड़े आपदा आ जाते हैं। आपदा क्यों आ जाते हैं, हमारी जो पुरानी कई सारी पक्षियां थी वो खत्म हो जा रही, हाथी की प्रजाति खत्म हो जा रहे। हमारे आने वाले भविष्य को हम सिर्फ नेट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से बता पाएंगे ये हाथी है, ये चिड़िया है। इसको हमें सजोना है, हर प्रजाति को सजोना है। हम बहुत सारी फसलें हमारे खत्म हो जा रही। हम उन सारी चीजों का जो एक चक्र पढ़ेंगे, वो किसके माध्यम से पढ़ेंगे, वो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के माध्यम से पढ़ेंगे, जिससे आने वाले समय में हम डिजास्टर से बच सके। ये जो इकोनॉमी मतलब इन्वायरमेंट इकोलॉजी होता है, ये ज्योग्राफी का ही एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, जिसको मैं ही कवर करूंगा। लेकिन ज्योग्राफी के बेसिक जो एलिमेंट्स हैं, वर्ड्स हैं, उसको बताने के बाद उसके बाद हम देखेंगे 21वीं सदी के सबसे बड़े डिजास्टर कोरोना वायरस के बारे में चर्चा करेंगे। वायरस पता कहां से लगा, क्या हम जानते थे कुछ वायरस होता, हमें कुछ पता ही नहीं था। हमने पढ़ना क्या स्टार्ट किया, साइंस पढ़ना स्टार्ट किया, लेबोरेटरी में हमने काम करना स्टार्ट किया, हमने इसमें ये पढ़ा कि वायरस होता है। अभी देखे, पहले हम जैसे कोरोना वायरस देखे, अभी ओमिक्रॉन आ चुका है। तो इस आपदा से निकलने के लिए हमें काम किसमें करना पड़ेगा, हम साइंस और टेक पे काम करेंगे। अभी हमारे बहुत बड़े बड़े फाइटर्स आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेन्स आ रहे हैं, क्यों, हमारे सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, जिसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं, साइंस एंड टेक पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं, हम टेक्नोलॉजी से अपडेट होते हैं। जीएसएलवी क्या होता है, पीएसएलवी क्या होता है, उसमें कौन कौन सा ईंधन यूज किया होता है, मैक क्या होता है, हम सारी चीजों का एक एक करके डिस्कशन आने वाले क्लासेस में करेंगे। लेकिन इन सारे पहलुओं को हम किसके साथ समावेश करेंगे, जो एग्जाम चाहता क्या है आपसे, क्या आपको स्टैटिक पोर्शन से सारे एग्जाम कंडक्ट करवा लेगा यूपीएससी, नहीं, यूपीएससी या पीसीएस आपसे यही चाहता है कि आपको जो आपके पिछले 1, 2, 3 सालों में, मुख्यतः 1 साल में जो कंडीशंस हुए हैं, जो कार्य आपके सामने आ रहे हैं, जैसे कोई पार्लियामेंट में कोई संशोधन लाया जा रहा है, कोई वायरस आ रहा है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हम अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन कर रहे हैं, हम इसको कहां से हम पाएंगे, करंट इवेंट्स के माध्यम से पाएंगे, जिसको वीकली और डेली बेसिस पर भी समावेश करने का कोशिश किया जाएगा। ये आपका हो गया यूपीएससी का प्रीलिम्स का जीएस पेपर फर्स्ट का सिलेबस। मैं उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो अभी आने वाले दिनों में जब हम हर एक टॉपिक का अलग से आपसे डिस्कशन करेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम यह देखते हैं कि क्योंकि हम पीसीएस का भी बात चर्चा कर रहे हैं, तो ये हमारा है यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का सिलेबस। जिस प्रकार से यूपीएससी का
सिलेबस होता है, जिन जिन सब्जेक्ट्स की जरूरत होती है, वैसे ही यूपीपीसीएस का भी सिलेबस लगभग सेम है। वो आपसे करंट इवेंट्स के बारे में जानना चाहता है, हम इस पे सूक्ष्म रूप से अवलोकन नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी एक में बता रखी है आपसे, इसलिए आपका टाइम लॉस नहीं करना है। और क्या आता है, हिस्ट्री आता है, जियोग्राफी आता है, सोशल इश्यूज आते हैं, और उसके बाद पॉलिटी आता है, इकोनॉमी आता है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी आता है, उसके बाद साइंस आता है। ये मुख्य सब्जेक्ट है जिनको आपको किसी भी स्टेट के पीसीएस को एग्जाम देने के क्रम में आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका ये अपने आप स्वतः हो जाएगा, लेकिन आप सिर्फ अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यूपीएससी के पैटर्न को जहां मैं समझाया हूं जाके वीडियो को पीछे करके आपको देखना पड़ेगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अब जो मैंने प्रीलिम्स का तो बात कर लिया, अब जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर ले जाओगे तो मेंस कैसे होगा, मेंस में कितने एग्जाम होते हैं, कितने कितने नंबर का होते हैं, कितने पेपर होते हैं, टोटल नंबर कितने हो जाएंगे। चलिए मैं आपको इन सारे पहलुओं पर सूक्ष्म रूप से अवलोकन कर रहा हूं। जो नंबर ऑफ पेपर्स होने वाले हैं, क्वालिफाइंग पेपर मैंने आपसे चर्चा किया। क्वालिफाइंग पेपर कितने होते हैं, 2 होते हैं। उस क्वालिफाइंग पेपर में एक मैंडेटरी क्या होता है, इंग्लिश, और दूसरा क्या होता है, एक आपका कोई भी स्थानीय भाषा होना चाहिए। क्या, कोई भी स्थानीय भाषा होना चाहिए। और उसके बाद जो ड्यूरेशन होता है कितना होता है, सारे पेपर्स के ड्यूरेशन कितने होते हैं, सभी पेपर्स के जो ड्यूरेशन होते हैं वो कितने होते हैं, 3 घंटे होते हैं। क्वालिफाइंग पेपर जो होता है वो 300 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, 300 नंबर का होता है। क्वालिफाइंग से ही आप समझ गए होंगे आपको बहुत ज्यादा विशेषज्ञ बनने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत कम नंबर के साथ अपने मिनिमम एलिजिबिलिटी को बस क्रॉस करना है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है। मेहनत आपको कहाँ करना है मैं अभी आगे आपसे बताता हूँ। आपको कितने % नंबर लेके आने, मात्र 25% नंबर लेके आने हैं क्वालिफाइंग पेपर्स में। आपको मैक्सिमम नंबर की इसमें कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए हमारे जनरल स्टडी के पेपर आ जाते हैं, जीएस पेपर जिसे हम बोलते हैं। जीएस पेपर में हम देखेंगे हमारे टोटल कितने पेपर होने वाले हैं। हमारे जीएस में 5 पेपर होने वाले हैं। कितने पेपर होने वाले हैं, 5 पेपर होने वाले। कौन कौन से पेपर होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, सारे पहलुओं पर आगे चर्चा करूंगा। और पेपर का जो इसमें भी ड्यूरेशन होगा कितना, 3 घंटे का ड्यूरेशन होगा। प्रत्येक पेपर कितने नंबर का होगा, 250 नंबर का प्रत्येक पेपर होगा। इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं होना है, इसीलिए इसका नाम दिया गया क्या, जीएस पेपर, जनरल स्टडी। आपको सामान्य ज्ञान होना चाहिए, आपको बहुत ज्यादा ज्ञानी बनने की जरूरत है। अगर आप ज्ञानी बनेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं आप सर्विसेज में ना जाके आप एक अच्छे अध्यापक जरूर बन जाएंगे। ठीक है, अब टोटल पेपर का जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो 5 पेपर जब हम देखते हैं और 250 नंबर से हम जब गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो टोटल नंबर हमारा कितना हो जाता है, 1250 नंबर का हमारा मेंस का पेपर होता है। उसके साथ ही साथ यूपीएससी और स्टेट पीएससी में ऑप्शनल पेपर्स होते हैं। 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं। एक ऑप्शनल पेपर होता है, उनमें 2 पेपर होते हैं। एक ऑप्शनल पेपर के जो 2 पेपर्स होते हैं उनका भी टाइम का ड्यूरेशन कितना होता है, टाइम का ड्यूरेशन 3 घंटे का होता है। प्रत्येक पेपर 250 नंबर का होता है, और जब 250 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 नंबर का हो जाएगा। अब कितना हो गया आपका, ये देखिए आपके 5 पेपर 1250 नंबर के हो गए, और ऑप्शनल कितना हो गया, 500 नंबर का। जब हम 1250 प्लस 500 करते हैं कितना हो जाता है, 1750 नंबर का एग्जाम आपका ये हो गया। ठीक है, जब आप अब यहां से क्वालिफाई आगे करोगे तो आप कहां जाओगे, तो आप पर्सनालिटी टेस्ट के लिए जाओगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा कि जो पेपर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ऐसे पेपर है, उसमें किस किस पेपर में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता और क्यों आता है। अब देखिए, जो हमारा जब हम प्रीलिम्स क्वालिफाई करके जाते हैं, वो जो सबसे पहला पेपर होता है, कौन सा पेपर होता है, वो ऐसे निबंध का पेपर होता है। निबंध के पेपर में आपके पास 2 सेक्शन होते हैं। प्रत्येक सेक्शन में आप किस सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक और करंट इश्यूज से एक टॉपिक होगा। उस दोनों टॉपिक मतलब दोनों सेक्शन से एक टॉपिक आपको चूज करना होगा। जो ऐसे होता कितने, 2 ऐसे आते हैं।
2 ऐसे कितने कितने के मिनिमम वर्ड्स के कितने लिखने होते हैं? 1250 के। कितने के? 1250 के। ये जो ऐसे आते हैं किन किन मुद्दों पे आ सकते हैं? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी, ठीक है, और करंट इश्यूज पे। ये आपका हो गया एसए का 250 नंबर का। ये एसए जो है इस पे सबसे ज्यादा अगर हिंदी मीडियम के लोग हैं, इसी पे सबसे ज्यादा फोकस उनको करना है। अभी मैं आगे आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा कैसे फोकस करना है, क्यों फोकस करना है, मैक्सिमम नंबर आप किसमें और कितना तक ला सकते हैं। इसमें जो अभी तक का जो मैक्सिमम मार्क आया है हिंदी मीडियम का, वो 164 नंबर शायद आ चुका है, जितना आप किसी भी पेपर में आप नहीं ला सकते हैं। अब हम जनरल स्टडी का पेपर फर्स्ट देखने जा रहे हैं। जो जनरल स्टडी का हमारा पेपर फर्स्ट होने वाला है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं और ऐसा क्यों डिजाइन किया गया, जरूरत क्या थी यूपीएससी को। जो हमारा पेपर फर्स्ट है जनरल स्टडी का, उसमें आता है इंडियन हिस्ट्री, हेरिटेज एंड कल्चर, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया, इंडियन सोसाइटी के बारे में भी ये पूछता है। देखिए हिस्ट्री में, आप जैसे प्रीलिम्स में आपसे बताया, हिस्ट्री को ही आगे क्यों रखा गया? हम इतिहास से जानेंगे ना, हम भूगोल से जानेंगे कि भूगोल किस जगह कैसे, हमारी कौन सी संस्कृति, सभ्यता, मानव का विकास कैसे हुआ है। इसीलिए इंटीग्रेशन रूप में इसको एक साथ रखा गया है। सब्जेक्ट्स को एक साथ रखना ऐसे थोड़ी रख दिया गया होगा। हम जैसे हम हिस्ट्री के माध्यम से जानेंगे, उस समय को आज से रिलेवेंट करेंगे, हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। जैसे हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन को तो ही देखकर हम स्मार्ट सिटी लेकर आए हैं। हमें क्या पता था सिटी कैसा होता है। और इसको भी अगर हम छोड़ दें, सिटी की बात पहले, मानव की बात पे लेके आते हैं। हमने देखा जब मानव सभ्यता का विकास हो रहा था, मानव के पास क्या था? खाने के लिए कुछ नहीं था, पढ़ने के लिए कुछ था, कुछ नहीं था, नलकूप जैसी व्यवस्था थी, नहीं थी। तो मानव ने क्या किया? जब जिस चीज को जिसकी जरूरत लगती है उसका विकास करने के लिए मानव प्रयासरत होने लगता है। आपको यूपीएससी में सिलेक्शन लेना तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको चीजों को समझना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? किसी ना किसी गाइड को पकड़ेंगे, किसी ना किसी कोचिंग को पकड़ेंगे। वैसे यूपीएससी को भी इस चीज को पता था कि हम अगर पेपर फर्स्ट में अगर हम हिस्ट्री रखेंगे, ज्योग्राफी रखेंगे और सोसाइटी रखेंगे और उसका समावेशित रूप से अध्ययन करेंगे, तो हम बताएंगे लोगों को, हम अपने जो जिस जिले में काम करने वाले लोगों को भेजेंगे, उनको पता होगा मानव को जब जरूरत था पानी का तो उन्होंने नदियों के किनारे बसना चालू किया, मानव को जरूरत था खाने के लिए उन्होंने मांस खाना चालू किया, मानव को जरूरत था ठंडक में कपड़े पहनने के लिए वो पशु पक्षियों के खाल को पहनना चालू किए। वो कहां से स्टार्ट किए? उनको इतिहास से पता चला। उनको इतिहास के माध्यम से ये भी पता, हम लोग को आज पता चलता है कि भूगोल में कहां पे कैसे उन्होंने इस कार्य को प्रारंभ किया। तो जिससे हम आज क्या लेके आए? स्मार्ट सिटी लेके आए। लेकिन क्या सिटी को स्मार्ट बनाने से आपके गांव को लोग विकास कर जाएंगे? कोरोना में अच्छे को पता चल चुका है। हम सिर्फ स्मार्ट सिटी नहीं बता पाएंगे। अभी हम जैसे स्मार्ट सिटी का ही चर्चा किए, अभी हम इकोनॉमी वाले सेक्शन में आप बताएंगे कैसे आपकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपके इकोनॉमी में कैसे अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो उसके बाद हम जब पेपर फर्स्ट देख लिए, इसमें हिस्ट्री आ गया, ज्योग्राफी आ गया और हमारी सोसाइटी आ गई। सोसाइटी इसलिए मुख्य रूप से देखना जरूरी है पेपर फर्स्ट में, महिलाओं का योगदान कितना हमारे समाज में। महिलाएं घर का सारा काम तो कर देती हैं, क्या उनका जीडीपी में, जीएनपी में, पर कैपिटा इनकम में कभी योगदान लिया जाता है? कभी सोचा जाता है? उनको, महिलाओं को बहुत सारे इश्यूज आते रहते हैं, प्रताड़ित किया जाता है। तो इसी समाज को सभ्य बनाने के लिए हम सोसाइटी का भी अध्ययन करते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कौन सा? जनरल स्टडी का पेपर थर्ड। पेपर थर्ड कौन सा है? पेपर थर्ड में क्या क्या आता है? पेपर थर्ड में हमारी पॉलिटी आता है, राज्य व्यवस्था में पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, संविधान के बारे में पढ़ेंगे। राज्य को चलाने की जो पुस्तक है उसको हम क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। लेकिन इस संविधान को भी हम किसके माध्यम से चलाएंगे? गवर्नेंस के माध्यम से चलाएंगे ना। हमारा अगर गवर्नेंस अच्छा नहीं होगा तो ये हमारे राज्य को व्यवस्था को हम जाने, हमारे पास संविधान पड़ी, उसका कोई मतलब नहीं निकल पाएगा। इसको सुदृढ़ रूप से चलाने के लिए जरूरत किसकी होती है? गवर्नेंस की जरूरत होती है। हम इन सारी चीजों का जरूरत हमें क्यों पड़ा? समाज में रहने वाले लोग हैं, हम किसी को बुला के कुछ भी दे दें,
हमें जो है राशन बांटना है, हमें कैसे लोगों को जरूरत है, गरीब लोगों को देना, हमें रिलैक्सेशन दिए, एज रिलैक्सेशन जैसे यूपीएससी में भी दिए। क्यों? हम जस्टिस कर रहे हैं ना। किसके साथ जस्टिस कर रहे हैं? उस समाज के साथ जस्टिस कर रहे हैं जिस समाज में पढ़े लिखे लोग बिल्कुल नहीं थे। हम इसीलिए उनको एज रिलैक्सेशन दिए, इसीलिए आरक्षण जरूरी है। लोग विरोध करते हैं, आरक्षण की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन आरक्षण के कुछ न कुछ स्वरूप में जो परिवर्तन होना अब जरूरी हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे आरक्षित वर्ग के लोग का विकास, उनके परिवार का विकास बहुत ज्यादा हो चुका है, जो कि अच्छे शिक्षण संस्थानों में उनके परिवार के द्वारा पहले से ही शिक्षा ग्रहण करवाया जा रहा है। फिर हम देखेंगे, जब हम एक राज्य की बात करते हैं या एक देश की बात करते हैं, तो उसका किसी ना किसी देश के साथ, किसी ना किसी राज्य के साथ रिश्ता होता है, सब संबंध होता है। संबंध इन सेंस क्यों संबंध होता है? आप लोग ये देखते होंगे, दो लोगों का शुरुआत, जैसे दो दोस्त हुए। हाँ, मुझे पता है आप लोगों को पता चल गया होगा, जब दो लोग का बात किए तो आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ही चले गए होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम दोस्तों का ही बात करके काम चला लेते हैं। जरूरी है। कनिष्क कटारिया जी, मतलब आप लोग के हो सकता है आइकॉन हो, उन्होंने अपने गर्लफ्रेंड को ही अपने मतलब पूरे जर्नी को सफलता का राज बताया। लोग कहते भी हैं कि हर एक सक्सेस पुरुष के साथ किसी ना किसी महिला का हाथ होता है, तो ठीक है, महिला को भी मान लेते हैं। आप लोग सुनना चाहते तो हम मान लिए। जैसे किसी एक अफेयर का शुरुआत करेंगे, एक रिश्ते का शुरुआत करेंगे, तो हमारी जरूरत होगी। वो जरूरत कैसा हो सकता है? वो हमारे किसी बाउंड्री के रूप में जरूरत हो सकता है, वो किसी संसाधन के रूप में जरूरत हो सकता है, वो किसी तकनीकी के रूप में जरूरत हो सकता है, वो किसी सुरक्षा के रूप में हमारी जरूरत हो सकता है, जिससे हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन। आप लोग ये भी देखते होंगे, मोदी जब मतलब उनका मन करता है वो विदेश चले जाते हैं, कभी किसी से मिलकर चले जाएंगे, कभी बांग्लादेश चले जाते हैं, कभी अमेरिका चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, जापान चले जाते हैं। क्यों? इन्हीं सारे संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए ही चले जाते हैं। लेकिन आपका एक पड़ोसी देश है, वो बार बार आपको परेशान करता रहता है। क्यों? क्योंकि इसलिए परेशान करता है, विकास होकर नहीं पा रहा है। वो विकास नहीं कर पा रहा तो सोचता है कि हम इस विकास में खनन कैसे डालें। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, हम पाकिस्तान की बात करें। हाँ, एकदम सही समझ रहे हो आप, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब है, अब उनको क्या करना चाहिए? उनको ये तो क्रिकेट का पिच है नहीं कि बॉल जितना तेज डालेंगे कि छक्का उतनी तेज रुक जाएगा या स्टंप उखड़ जाएगा। ये सरकार है, सरकार को चलाने के लिए एक अच्छा प्रशासनिक व्यक्ति और निष्ठा का होना जरूरी है ना। तो ये सारे चीज आप लोगों से लगभग लोग के साथ चर्चा करेंगे। और उसके बाद पेपर थर्ड में आ जाते हैं। अब पेपर थर्ड में हम क्या देखेंगे, इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे। हमें अर्थव्यवस्था का ज्ञान ही नहीं बनना है, हमें अर्थव्यवस्था के विकास का चर्चा करना है, हमें टेक्नोलॉजी का चर्चा करना है। हम जगुआर लेके आ रहे हैं, क्यों? जगुआर की क्या जरूरत? हम उस पर बैठ के घूमेंगे क्या, या अब एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर? नहीं, हमें ऐसा कोई जरूरत नहीं है। हम अपने सुरक्षा की दृष्टि से अपने सैनिक के लिए लेके आ रहे हैं उसको, कि जिससे हम कम समय में ज्यादा मारक क्षमता के साथ, कम ईंधन के साथ हम कैसे उसका प्रयोग करेंगे, हम आगे देखेंगे टेक्नोलॉजी के माध्यम से। हम बायोडायवर्सिटी एंड एनवायरमेंट इकोलॉजी की बात करेंगे। ये बायोडायवर्सिटी हम देखिए प्रीलिम्स में भी देखिए, मेंस में क्यों इतना इसकी जरूरत पड़ रहा है? इसका इसलिए जरूरत पड़ रहा है, हम बाढ़ देखते हैं, हम सूखा देखते हैं। बाढ़ आएगा तो इतना ज्यादा आएगा, हमारे सारे फसल बेकार हो जाएंगे, जान माल का हानि हो जाएगा, बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। तो इसको हमें मेंटेन करने के लिए हम किस चीज का ध्यान देना पड़ा? बायोडायवर्सिटी का हम ध्यान देंगे। एनवायरमेंट इकोलॉजी को हम देखेंगे। इसमें देखेंगे कि सूखा क्यों आ रहा है, सूखा से नुकसान क्यों हो रहा है, बाढ़ आ जाता है क्यों आ जाता है, पेड़ों की इतनी कटाई हो रही है, पेड़ों को लगाने में वृक्षारोपण भी इतना क्यों ध्यान क्यों दे रहे हैं, वृक्षारोपण से कैसे कैसे हमारे मतलब शरीर को कैसे, हमारे एनवायरमेंट को कैसे, कौन कौन सा योगदान जाएगा। फिर हम सिक्योरिटी की बात करेंगे, जैसे हम पहले अभी कुछ देर पहले ही बता चुके। जब हम ज्योग्राफी को अच्छे से समझ जाएंगे तो सिक्योरिटी को हम तब देखेंगे। हमारे कुछ फोर्सेज है, उन फोर्सेज में कुछ हम टेक्निकल चीजों को यूज करते हैं, उससे हम देखेंगे कि हमारी सिक्योरिटी सिर्फ बाहर ही नहीं होती, बाहर के लोग ही सिर्फ आपके लिए बेकार नहीं होते, आपके घर के अंदर के लोग भी होते हैं। आपके घर में जब कभी फूट होता है, बाहर के लोग तो शुरुआत करते हैं, अंदर के लोग ये देखते हैं कि ये तो ज्यादा विकास कर जा रहा है। आपके पड़ोसी जो आप लोगों ने तैयारी करना चालू किया होगा, उनसे वो सुने होंगे, अरे ये तो आईएएस तैयारी कर रहा है। आपको देखते ही कहते होंगे, वाह कलेक्टर बनबो, देखा कैसे कलेक्टर बनबा। एक दिन आए कि हमारे साथ ही कहते वैसे काम करबो। लेकिन ठीक है, कलेक्टर बन को उनको दिखाना, उनको हम सारी चीजों को हम सूक्ष्म स्तर पे देखेंगे, उनको बताएंगे
कि कैसे हम क्या करेंगे। डिजास्टर का मैनेजमेंट करेंगे जब हम सारे मुख्य पहलुओं को समझ जाएंगे। तो अब बाढ़ आता है, उससे पहले हमें क्या प्लान करके रखना चाहिए, क्यों करना चाहिए। सूखा आता है, उसके लिए हमें क्या प्लान करना चाहिए। एक्सीडेंट हो जा रहा है, बहुत बड़े बड़े भीषण एक्सीडेंट हो जाते हैं, हमारे जो है एयरवेज क्रैश कर जाते हैं, हमारी जो है बहुत बड़ी बड़ी सबमरीनें हैं वो समुद्र में नष्ट हो जाती हैं, उससे क्या नुकसान होता है, कैसे नुकसान होता है, सब हम आगे आने वाले समय में आप लोगों से चर्चा करेंगे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, सेक्शन होता है, वो आपका पेपर 4 होता है। अगर इस सेक्शन पे आप ध्यान दे लगे तो आपका सिलेक्शन होगा। अगर इस टॉपिक पे आप नहीं ध्यान दे पाते हैं तो ये समझ लीजिए सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। तो इसमें हम जीएस पेपर 5 में हम क्या देखेंगे, एथिक्स देखेंगे। आपके हम सत्यनिष्ठा के बारे में को चेक करेंगे। आपको क्या चेक करेंगे, आपके सत्यनिष्ठा को चेक करेंगे, आपके इंटीग्रिटी को चेक करेंगे, आपके एप्टीट्यूड को चेक करेंगे। एप्टीट्यूड एथिक्स क्या होता है, सत्यनिष्ठा। आपके पास इतना सब नॉलेज है, लेकिन इस नॉलेज का क्या पता आप सेलेक्ट होने के बाद इसका दुरुपयोग करने लगे। आपको सारी चीजें पता है, लेकिन आपके पास ऐसी परिस्थिति आ जाती है जैसे कहीं बहुत बड़ा मारपीट हो जाए, कहीं बड़ा आपदा आ जाए, कहीं बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, तो उसको हैंडल कैसे करेंगे। इन सारे पहलुओं को हम केस स्टडी के माध्यम से हम उसमें एथिक्स देखेंगे, इंटीग्रिटी देखेंगे, एप्टीट्यूड देखेंगे। इसका हम एक दिन इसको भी मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, इसका अलग से ओरिएंटेशन क्लास रखूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे अध्ययन करेंगे, किन किन मूल बिंदु पर, मूल पहलुओं पे जरूरत ध्यान देने का है। अब देखिए हमने वो तो यूपीएससी का चर्चा किया था। अब सेम थोड़ी सी मूलभूत अंतर के साथ यूपीपीसीएस का भी सिलेबस ही है। यूपीपीसीएस के सिलेबस में क्या है, मैंने प्रारंभिक परीक्षा के बारे में आपको पहले ही चर्चा कर चुका हूं। मैं प्रारंभिक परीक्षा के बारे में आपसे चर्चा कर चुका हूं। अब मेंस परीक्षा का मैं पहले ही आपको बता दिया, फर्स्ट पेपर में क्या आता है, सेकंड पेपर में क्या आता है, थर्ड पेपर में क्या आता है। इसमें कुल टोटल प्रश्न पत्र कितने होते हैं यूपीपीसीएस में, मुख्य परीक्षा में 8 प्रश्न पत्र हुए। इसमें पहला पेपर क्या हो गया, सामान्य हिंदी का होता है जो 150 अंक का होता है। इसमें भी निबंध आता है, यूपीएससी में भी निबंध आता है और यूपीएससी में भी हिंदी आता है। बस इसमें मार्क का अंतर है, उसमें 250 नंबर का निबंध आ रहा है, इसमें 150 नंबर का निबंध आ रहा है। उसमें 300 नंबर की हिंदी आ रही है, इसमें 150 नंबर की हिंदी आ रही है। इसमें जो सामान्य अध्ययन हमारा जीएस पेपर फर्स्ट है वो 200 नंबर का, वो 250 नंबर का। इसमें जो हमारा पेपर सेकंड है सेम वही सारे जीएस के पेपर वहां 250 के, यहाँ 200 नंबर के हैं। और प्रत्येक प्रश्न पत्र का जो समय अवधि है वो कितना है, 3 घंटे का ही है। पेपर का पैटर्न सेम है। इसी वजह से हम यूपीएससी और पीसीएस दोनों को एक साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए जो क्वालिफाइंग पेपर्स हैं, क्वालिफाइंग पेपर्स की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों जरूरत है आपको, और किस किस भाषा में आप क्वालिफाइंग पेपर दे सकते हैं। किसी भी भारतीय भाषा में आप पेपर दे सकते हैं, जो कि आपके संविधान में किस शेड्यूल में, 8th शेड्यूल में आप दिया गया जितनी भाषा है उसमें आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं क्वालिफाइंग नेचर के लिए। आपके लिए जरूरी नहीं कि आप हिंदी ही दे। खासकर अगर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड के लोग होंगे तो आप हिंदी भाषी क्षेत्र के होंगे, आप हिंदी सिलेक्ट करेंगे। इसीलिए ज्यादा चर्चा किसका किया था, हिंदी का ही किया जाता है। लेकिन क्वालिफाइंग नेचर में आपको बता देता हूँ, आसाम है, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ा है, कश्मीरी है, ये सारे जो भाषाएं हैं आपके 8th शेड्यूल के, इसमें आप क्वालिफाई नेचर के साथ सिर्फ क्वालिफाई करना है। कौन सा, क्वालिफाई। अब आपका जो दूसरा पेपर होगा वो मैंडेटरी होगा। उसमें आप ये नहीं कर सकते कि इंग्लिश की जगह कोई उर्दू ले लें, आपको इंग्लिश पेपर ही लेना है। इसमें भी सिर्फ क्या करना है, क्वालिफाई। क्यों इंग्लिश का जरूरत क्यों पड़ा, हम तो हिंदी भाषा में ही काम चला ले सकते हैं ना, क्योंकि हमें प्रशासन में काम करना है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आप जिस भाषा के लोग हैं उसी क्षेत्र में आप काम करने का मौका पाए। हो सकता है आप उत्तर प्रदेश के हो, आपको जो तमिलनाडु भेज दिया जाए, आपको तमिलनाडु भेज दिया जाए, आपको जो है तेलंगाना भेज दिया जाए, मणिपुर भेज दिया जाए, मिजोरम भेज दिया जाए, आपको कहीं भेज दिया जाए, तो कम से कम आप जो जनता के द्वारा जो उनका समस्या होगा एक एप्लीकेशन के माध्यम से जो लिखा हुआ आएगा उसको पढ़ सकेंगे, उसको समझ सकेंगे और आप उनके उत्तर को देने में सक्षम हो सकेंगे। अब देखिए हम ऑप्शनल पेपर की बात करते हैं, जो हमें यूपीएससी ऑप्शनल पेपर्स देता है। तो उसमें हम मुख्य रूप से देखते हैं साइंस, इंजीनियरिंग,
और जो हमारे मानविकी विषय हैं उनमें कौन कौन से विषय यूपीएससी मौका दे रहा है जिसको ऑप्ट करके हम ज्यादा से ज्यादा नंबर ग्रेजुएशन लेवल पे अध्ययन करके हम यूपीएससी में सिलेक्शन पा सके। तो हम सबसे पहले देखते हैं जो साइंस में हमें सब्जेक्ट मिलता है यूपीएससी के लिए। मैं आपको बताया यूपीएससी ऑप्शनल के एक सब्जेक्ट में 2 पेपर करवाता है, एक सब्जेक्ट करवाता है ऑप्शनल, इसमें पेपर फर्स्ट और सेकेंड करवाता है। पेपर ये कितने कितने नंबर का 250 का होता है। ठीक, हम सबसे पहले साइंस के बताते हैं कि ऑप्शनल कौन कौन सा साइंस में आपको मिल रहा है। एग्रीकल्चर मिल जा रहा है, एनिमल हस्बेंड्री मिल जा रहा है, केमिस्ट्री मिल रहा है, बॉटनी मिल रहा है, जियोलॉजी मिल रहा है, मैथमेटिक्स मिल रहा है, मेडिकल साइंस मिल रहा है, फिजिक्स मिल रहा है, स्टैटिक्स मिल रहा है और जूलॉजी मिल रहा है। ये कौन कौन से सब्जेक्ट एक इसके हो गए, साइंस के बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए हो गए। उसके साथ साथ आप देखते होंगे आज के टाइम में जो सिलेक्शन का रेशियो इंजीनियरिंग का बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वो क्या वो ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट रखते हैं ऑप्शनल में, या साइंस का रखते हैं, या अपने इंजीनियरिंग का ही रखते हैं, वो किसी भी सब्जेक्ट का रखते हो, बट उनका जो सिलेक्शन का रेशियो थोड़ा भी ज्यादा है। उनके पास ऑप्शनल पेपर के रूप में रखने के लिए सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। ये 3 सब्जेक्ट जो है आपके इंजीनियरिंग के हो गए। उसके साथ ही साथ जो ज्यादा से ज्यादा यूपीएससी के एस्पायरेंट्स या जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो इन सारे ऑप्शनल पेपर को सेलेक्ट करते हैं। एंथ्रो रखते हैं, कॉमर्स रखते हैं, इकोनॉमिक्स रखते हैं, ज्योग्राफी रखते हैं, हिस्ट्री रखते हैं, लॉ रखते हैं, मैनेजमेंट रखते हैं, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, फिर साइकोलॉजी रखते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखते हैं, सोशियोलॉजी और लिटरेचर रखते हैं। ये सारे क्या हो गए आपके ऑप्शनल पेपर्स हो गए। लिटरेचर में ये मतलब नहीं सिर्फ हिंदी लिटरेचर होना चाहिए, वो कोई सा भी आपका लिटरेचर होना, वो आपका चाहे आपका असमी हो, बंगाली हो, बोडो हो, डोगरी हो, गुजराती हो, हिंदी हो, कुछ भी हो सकता है। ये आपके ऑप्शनल पेपर के नेचर के बारे में पता लग गया, सब्जेक्ट्स के बारे में पता लग गया कि आप कौन कौन सा ऑप्शनल पेपर ले सकते हो। यूपीएससी हमें कहाँ कहाँ किस प्रकार से मौका दे रही है और कितने नंबर का मौका दे रही है। ऑप्शनल पेपर का आप लोगों से एक अलग क्लास में चर्चा किया जाएगा। ऑप्शनल पेपर को सिलेक्ट कैसे किया जाए, उसकी तैयारी कैसे किया जाए, उसके क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, ऑप्शनल पेपर हमारे सिलेक्शन में योगदान कैसे देता है, इन सारे पहलुओं पर एक दूसरे वीडियो में चर्चा किया जाएगा। अब देखिए, जब हम सारे एग्जाम को हम क्वालिफाई कर लिए, हम सारे एग्जाम को क्वालिफाई कर लिए, हम ये देखें कि हमने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, हमने मेंस क्वालिफाई कर लिया, तो यूपीएससी का एक पैनल बनेगा, वो कहेगा ठीक है आपने क्वालिफाई वहां तो कर लिया है, लेकिन अभी भी हम आपको काम करने का मौका नहीं देंगे, हम आपके पर्सनालिटी को टेस्ट करेंगे। आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप त्वरित काम करने में कैसे हो, कहीं ऐसा तो नहीं आप किताब के पढ़े हुए सिर्फ हो, आप जो समाज में जाके काम ही ना कर पाओ। तो उसके लिए आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होती है, कितने नंबर का, यूपीएससी 275 नंबर का पर्सनालिटी टेस्ट आपके लिए कंडक्ट करती है। अब देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स में हम देखने जा रहे हैं जो यूपीएससी है 1 साल पहले अपना शेड्यूल, अपना कैलेंडर जारी कर देता है। हम इसमें मुख्य रूप से हम किस चीज को देखेंगे, हम देख लेते हैं सिर्फ सिविल सर्विसेज की हम बात करेंगे। ठीक है, सिविल सर्विसेज की हम बात करेंगे कि कितने तारीख को वो अपना प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। आपकी बार कितने तारीख को कंडक्ट करवा रहा है, 5 जून को नोटिफिकेशन के अनुसार दे दिया कि 5 जून को आपका प्रीलिम्स का पेपर कंडक्ट करवा देगा। तो आप लोग अभी से, आपके पास अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई का पूरा समय है। आप लोग अगर एक एक सब्जेक्ट को एक एक महीने मौके देंगे और काफी अच्छा स्पीड में करेंगे, हम लोग के मार्गदर्शन में आप थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे, तो हो सकता है आप पेपर में अच्छा करें। हम आपको श्योरिटी नहीं देते, हम आपसे कभी नहीं कहेंगे कि हम आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए आए हैं, हमें आपको एक अच्छी गाइड देने के लिए आए हैं कि जिससे आप कहीं भी रह के, किसी भी क्षेत्र में रह के, या दिल्ली, पटना या इलाहाबाद में आप रह रहे हो, तो हम लोग के मार्गदर्शन में रह के आप अपनी तैयारी को आसान बना सको। अब नंबर ऑफ फॉर्म सबमिशन, आप लोग इतना तो मतलब क्यूरियोसिटी आप में जागे जाना चाहिए था, इतना सारी चीज जानने के बाद। इतना बड़ा एग्जाम है, इतने बड़े एग्जाम में फॉर्म कितने लोग डालते होंगे भाई। बात आईएएस की है, बात आईपीएस की है, बात आईआरएस की है, बात एसडीएम की है, बात असिस्टेंट कमिश्नर की है, बात तहसीलदार की है, तो सब लोग बनना तो चाहते ही भाई। पहले राजा होता था, आज आईएएस होता है। तो उस राजा बनने के लिए जो जिनमें इच्छा जागृत हो जाती है,
वो जागृत तो बहुत ज्यादा लोगों में हो जाती है। जो एक अनुमान के अनुसार मैं लगभग बताता हूँ, लगभग 10 से 11 लाख फॉर्म जो है, कितने 10 लाख फॉर्म डाल दिए जाते हैं। लेकिन ये 10 लाख लोग क्या एग्जाम देने जा सकते हैं? इन्होंने सिर्फ हवा में उड़ के 10 लाख, आपको लगता है ना कि एग्जाम बहुत बड़ा है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दिखाऊंगा एग्जाम कितना छोटा है, कितने गिने चुने कम कंप्यूटर्स होते हैं, आप कितने आसानी से आप अपने सिलेक्शन पा सकते हो। बहुत कम कंप्यूटर्स है। नंबर देख के कभी आपको नहीं डरना चाहिए, नंबर तो बहुत कम है। 10 लाख लोगों ने फॉर्म तो डाल दिया, लेकिन अपीयर कितने लोग होंगे एग्जाम में जाके? फॉर्म डालने से सिलेक्शन होने वाला है? नहीं, फॉर्म डालने से सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इतना डर होता है यूपीएससी के नाम से, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से। आप सोचिए, उसी दिन से आप अलग हो जाते हैं, उन लोगों से अलग हो जाते हैं, उन लोगों से आप ज्यादा योग्यता रखने लग जाते हैं जिस दिन से आप प्रीलिम्स के लिए एग्जाम में अपीयर कर जाते हैं। एग्जाम में अपीयर कितने होते हैं? 50% लोग होते हैं। 10 लाख लोगों ने फॉर्म डाला, कितने 10 लाख लोगों ने फॉर्म डाल दिया, अपीयर कितने लोगों डर गए, हालत बेकार, पेपर देने से पहले ही नहीं अब की बार पेपर नहीं देना, अटेम्प्ट बेकार हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि चलो ठीक है अगली अब की नहीं दी, अगली बार। कुछ लोग होते पूरी जिंदगी नहीं दे पाते हैं। तो मैं बताता हूँ कितने आसानी से आप सिलेक्शन ले सकते, बहुत आराम से सिलेक्शन लोगे। 10 लाख लोग हैं, इसमें से सिर्फ 50% लोग अपीयर हो पाते एग्जाम के लिए। कितने परसेंट लोग? 50% लोग अपीयर होते हैं। किसके लिए? प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। कितने परसेंट लोग अपीयर हुए? 50% हुए। तो 10 लाख का जब हम 50% कर देंगे, कितने हो गए आपके? सिर्फ 5 लाख लोग। कितने लोग अपीयर हो गए प्रीलिम्स एग्जाम में? 5 लाख लोग हो गए। इसी प्रकार हर एग्जाम में होता है, कोई भी एग्जाम में देंगे, सिर्फ फॉर्म ही बहुत ज्यादा पड़ जाता है। अपीयर होने के बाद जो पता चलता है, खासकर यूपीएससी और स्टेट पीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, 100% लोगों में 50% ही लोग अपीयर हो पाते हैं। सोचिए, अभी तक आपको लग रहा था ना कि 10 लाख लोग पेपर देने के लिए जाते हैं, 10 लाख लोग गए पेपर देने के लिए। आपको 10 लाख लोगों से लड़ाई करना है? बिल्कुल नहीं करना है। आपको लड़ाई कितना करना है? 5 लाख लोगों से करना है। उस 5 लाख लोगों में भी मैं आपसे बताऊं कितने परसेंट कैंडिडेट सीरियस होते होंगे। इससे 50% में भी 30% कैंडिडेट ऐसे होते हैं, फिर सिर्फ चलो अब की बार पेपर दे के पैटर्न देख के आते हैं, हम अगली बार तैयारी करेंगे। कितने परसेंट लोग? 30%। बचे कितने? अब सोचिए, 10 लाख लोगों में से कितने परसेंट लोग बच गए? 20% लोग बचे सीरियस कैंडिडेट जो एग्जाम दे रहे हैं। लड़ाई आपको कितने परसेंट लोगों से करनी है? आपको लड़ाई करनी है 20% लोगों से। कितने परसेंट लोगों से? 20% लोगों से लड़ाई करनी है। अब क्वालिफाई कितने परसेंट लोग करेंगे? आपका जितना भी पोस्ट आया रहता है, मान लो ये 100% पोस्ट है, 100% आपके कितने हैं पोस्ट है यूपीएससी या स्टेट पीएससी के। 100% पोस्ट में कितने लोग पेपर दिए? मान लो 5 लाख लोगों ने, मैंने बताया ही पेपर दिए, 5 लाख लोगों ने पेपर दिए, उसमें सीरियस अनसीरियस कैंडिडेट वो बात अलग की बात है। लेकिन आपको क्वालिफाइंग 12 से 13% लोग ही मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं। कितने परसेंट लोग? 12 से 13। अब सोचिए, अब तक आपको लग रहा था आपकी लड़ाई कितने परसेंट लोगों में है? उस 10 लाख के 20% लोगों में। लेकिन आपकी लड़ाई तो एकदम कम हो गई। आपको लगता है कि ज्यादा लोग पेपर देते हैं, ज्यादा लोगों से आपका युद्ध? बिल्कुल, आखिर लड़ाई आपका युद्ध बहुत कम लोगों से है, सिर्फ इस 12 से 13% लोग हो। अब सोचो, अगर आप 12 से 13% लोगों को डिफीट नहीं कर पाते हो, क्या आप किसी राज्य का या किसी देश का सेवा करने लायक हो? बिल्कुल नहीं हो। अभी देखिए, ये 12 से 13% लोग जो है मेंस के लिए क्वालिफाई हो गए। ये कौन से लोग हैं? ये सीरियस कैंडिडेट्स हैं। कैसे कैंडिडेट्स हैं? ये सीरियस कैंडिडेट्स हैं। मेन लड़ाई आपको इन 12 से 13% लोगों में करना है। अब देखिए, जब आप क्वालिफाइंग कर जाएंगे मेंस को, तो आपका क्या होगा भाई? पर्सनालिटी टेस्ट होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कितने परसेंट लोग पर्सनालिटी टेस्ट के लिए आते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट के लिए कितने परसेंट लोग आएंगे? जब 12 से 13% लोग को हम सिर्फ मेंस करवा रहे हैं, उसमें से हम सिर्फ, अब देखो हमारी लड़ाई कितनी बची। 100% से हम कितने परसेंट पे आ गए हैं? 2% से 2.5% के लोग बीच हमारी लड़ाई होती है। 100% लोगों से हम कितने परसेंट लोगों पे आ गए? 2.5% लोगों पे आ गए। अब इस 2.5% लोगों में से जो हमारा मुख्य जो पोस्ट होगा, जितने पोस्ट होंगे उतने लोगों को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, इन सारे मुख्य बिंदुओं पे चर्चा करने के बाद आप लोगों को तो अब समझ में आ गया होगा कि एग्जाम की जरूरत क्या थी, क्यों थी, कैसे थी और किस लिए थी।
लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स में आपको बताना चाहूंगा कि कौन कौन से लोगों ने अपने किसी भी रूप से, उनके पास कुछ भी नहीं था, कोई सुविधा नहीं था, वो बहुत गरीब परिवार से आते थे, कैसे कैसे उन लोगों ने सिलेक्शन मतलब ले लिया होगा। अब मैं आपको एक नाम, आप बहुत चर्चित नाम सुने होंगे, अंसार शेख जी का। अंसार शेख वो नाम है, अंसार शेख जिसके पिता ऑटो ड्राइवर थे। जिस व्यक्ति को पढ़ने के लिए यूपीएससी में सिलेक्शन लेने के लिए अंसार शेख को ढाबे पे काम करना पड़ता था, उनके पिताजी को ऑटो चलाना पड़ता था, वो अंसार शेख सबसे कम एज का क्या बनता है, आईएएस बनता है। आपको किसी भी रूप में पैसा या आपकी परिस्थिति आड़े आने दी अंसार शेख को? बिल्कुल नहीं आने दी। सफीन हसन का नाम आप सुने होंगे, आप लोग जानते होंगे, गुजरात के सफीन हसन अभी आईपीएस हैं। वो सबसे युवा आईपीएस बनता है, जिसकी माँ उनको पढ़ाने के लिए दूसरे के घरों में बर्तन धोया करती थी। सफीन हसन को कहीं आया पैसे का कोई प्रॉब्लम हुआ, उनकी अर्थव्यवस्था उनको आड़े आने दी। आप में लगन होनी चाहिए, आप में जुनून होनी चाहिए, आप में मेहनत होनी चाहिए कि हमें कुछ करना है। आपके पास अगर आप दिल्ली, पटना, इलाहाबाद या किसी और शहर में हो, जयपुर में हो, कहीं भी हो, आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें सिलेक्शन लेना है। हमें सिलेक्शन से मतलब है, पैसे से क्या मतलब है? हम अगर हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ा के हमें ग्रेजुएट करा दिया है, हमें उस लायक बना दिया है कि हम सोचने समझने और लोगों काम करने लायक हैं, तो ठीक है। 2 दिन हम रेलवे स्टेशन में सोना होगा ना, हम 30 से 8 घंटे का काम पकड़ लेंगे। 24 घंटे का टाइम होता है, हम 8 घंटे काम भी करेंगे, उसके बाद भी हमें तैयारी करने का पूरा मौका मिलेगा। ऐसे ही काम करते हुए एक महिला थी जिन्होंने 2nd रैंक होल्डर है, अन्नू कुमारी जी का नाम आप लोग सुने होंगे, जिनके पास 4 साल का बच्चा था। वो सारे मोह माया को छोड़कर यूपीएससी की तैयारी की। अपने लास्ट अटेम्प्ट में उन्होंने रैंक कौन सा लेके आई? 2nd रैंक लेके आई। परिस्थितियां कहीं आड़े आने पाई? बिल्कुल नहीं आने पाई। ऐसे ही विभिन्न सीरीज के माध्यम से आने वाले समय में निरंतर बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीच, सिलेबस के बारे में, आपके सब्जेक्ट के बारे में, आपके साथ क्वेश्चन आंसर सीरीज को और जो आपकी जरूरत होगा हम निरंतर लाने का प्रयास करते रहेंगे। हम आज के अपनी इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।